Good morning. I'm Gaurav, and today we are going to study a very basic and very important chapter of history for 7th standard. And this name of the chapter is Tracing Changes Through Thousands Years. So, in this chapter, we are going to study about the history and the style in which the history is written. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को किस तरीके से लिखा गया है और हिस्ट्री को लिखने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थे और हिस्ट्री को लिखने के पीछे सोर्सेस क्या थे. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टक ओनली विद द इंडियन टेरिटरी. सो व्हेन आई से इंडियन टेरिटरी, क्या वो इंडियन टेरिटरी वही है जो आज हम अपने मैप में देखते हैं? नहीं, ये इंडियन टेरिटरी वो नहीं है जो आज अपन मैप में देखते हैं. ये इंडियन टेरिटरी एंशिएंट ज़माने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच थी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्ट्री के पीरियड्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. वेल, जैसे कि आपके चैप्टर्स होते हैं और उन चैप्टर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसी तरीके से हमने अपने इंडिया के हिस्ट्री को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. डिवाइडिंग history into categorization or periods is called periodization of history. So let's understand the periodization of Indian history. Well, Indian history has been periodized into 3 main periods. First period is ancient. Now this ancient period, when did it start? Nobody knows, because in India we have got long years of history. So we cannot decide to which year we should start the ancient history. So we should start with the time immemorial, but ancient history has the culmination time of 8th century. तो 8th century तक की हिस्ट्री को हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री. उसके बाद हम बात करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री की. ना मिडाइवल हिस्ट्री है 8th century टू 15th century या फिर 18th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है उसको अपन और डिवाइड करके बीच में लाते हैं. तो मिडाइवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड हो जाता है 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी या 14th सेंचुरी. और अब आप बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की. वेल, जो मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की वो 14 या 15 सेंचुरी से स्टार्ट होती है और वो 19th सेंचुरी तक चलती है. तो हिस्ट्री को हमने मेनली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, पीरियडाइज्ड किया है, और इसको हम बोलते हैं पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. इस हिस्ट्री के पीरियडाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है वो ये है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से बार बार चेंज हुई और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्यों हुई. तो लेट्स डिस्कस कि भारत की हिस्ट्री बार बार चेंज क्यों हुई. वेल स्टूडेंट्स, आपको पता होगा भारत एक ज़माने में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस देश था. हमारा देश गोल्डन पिकॉक के नाम से जाना जाता था, द गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था. नाउ नॉट ऑफ कंट्री वांटेड टू कम इन इंडिया एंड एक्सप्लोर इट्स prosperity. So many countries tried to come to India, but they did not know exact route to India. So they tried to find out lot of routes, and then finally they came to India. Now, when they came to India, they tried to assimilate themselves into Indian soil, Indian culture, Indian history, and that's how they became the part of India. Now, जब वो इंडिया में आए, तब इंडिया में आने से पहले उन्होंने कुछ तो सोचा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं. तो उन्होंने हमारे देश को क्या क्या नाम दिया. तो आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे देश के बहुत सारे नाम हैं. इनफैक्ट हमारे देश के 8 या 10 से भी ज़्यादा नाम हैं. आई थिंक इंडिया एक वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जिसके पीछे इतना बड़ा इतिहास है कि हर इतिहासकार ने इंडिया को अपने हिसाब से नाम दिया और अपने हिसाब से पहचान दी. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया का नाम फाइनली इंडिया कैसे पड़ा और इंडिया का नाम इंडिया पढ़ने से पहले कितने अलग अलग नामों से गुजर के इंडिया पड़ा. ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे एंशिएंट पीरियड की. तो सबसे एंशिएंट पीरियड में आपको पता है भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो सबसे एंशिएंट पीरियड में भारत को जाना जाता था जम्बू द्वीप के नाम से. जम्बू का मतलब होता है जामुन, इट मीन्स ब्लूबेरी.
सो इंडिया को जाना जाता था द लैंड ऑफ ब्लूबेरीज, जम्बू द्वीप के नाम से। तो सबसे पहला जो नाम है भारत का वो है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप भारत को इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत का जो मैप था वो एक जम्बू यानी कि जामुन के पेड़ की तरह दिखता था। तो इस तरह से एंशिएंट ऋषि मुनियों ने भारत के नाम को, जो बौद्ध धर्म था उसने अपने इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट ज़ेन अवेस्ता में भारत को जम्बू द्वीप कहा है। जम्बू द्वीप के बाद या जम्बू द्वीप के साथ साथ भारत को सप्त सिंधु भी कहा जाता था। नाउ आई शुड टेल यू व्हाट सिंधु मीन्स। सिंधु का मतलब संस्कृत में होता है नदी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जहां पर 7 नदियां बहती थी और इसलिए उस भारत को बोला गया सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों का देश। वो 7 नदियां कौन कौन सी थी? वो 7 नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी इंडस। इस इंडस रिवर को ही सिंधु रिवर कहा जाता है, ठीक है। इंडस के बाद हम बात करते हैं सतलज, सतलज के बाद रावी, झेलम, ब्यास, चेनाब एंड काबुल। ये 7 नदियां भारत में बहती थी और इन 7 नदियों के बहने वाले जो स्थान था उसे भारत का पार्ट माना गया है और इसलिए भारत को बोला जाता था सप्त सिंधु। नाउ अंडरस्टैंड, भारत के जोग्राफिकल की लोकेशन को अगर आपको एग्जैक्ट समझना है तो आप समझो कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान का एरिया है, अफगानिस्तान से लेकर यहाँ पर म्यांमार, ये पूरा एरिया जो था इसे हम भारत कहते थे। यानी कि हम अपने जोग्राफिकल लैंड में अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक के स्ट्रेच को कहा जाएगा? तो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार के जो स्ट्रेच बाउंड्री है उसे हम अपने भारत का यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। तो जब मैं भारत को भारत बोलता हूँ या भारत का अलग अलग नाम लेता हूँ तो प्लीज़ अज्यूम कि मैं इस पूरे लैंड को एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला नाम था जम्बू द्वीप, उसके बाद हुआ सप्त सिंधु। उसके बाद भारत में अलग अलग वैदिक कल्चर आए और भारत में अलग अलग वैदिक कल्चर के हिसाब से भारत का नाम अलग अलग हिस्टोरियंस ने भारत का अलग अलग नाम रखना स्टार्ट किया। अब सप्त सिंधु के बाद भारत का नाम हुआ भारतवर्ष। स्टूडेंट्स, लगभग 3,500 साल पहले हमारे देश में एक राजा राज किया करता था जिसका नाम था दुष्यंत, और दुष्यंत राजा के जो बेटे थे उनका नाम था भरत। भरत एक बहुत ही ग्लोरियस, बहुत ही ब्रेव किंग थे जिन्होंने भारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी पार्ट में अपना राज किया था और उन्हीं के नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा भारतवर्ष। अब आगे चलते हैं। भारतवर्ष के बाद ऋग्वेदिक कल्चर के बाद वैदिक कल्चर आया और वैदिक कल्चर में भारत का नाम पड़ा आर्यवर्त। आर्यवर्त। नाउ आर्यवर्त का मतलब होता है वो लैंड जिसमें आर्य नाम की जाति रहती है। तो क्योंकि भारत को आर्यवर्त कहा जाता था क्योंकि भारत में इतने सारे जो कास्ट थे, कास्ट सिस्टम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट कास्ट के लोग थे उन्हें आर्य कहा जाता था। लेकिन जब भारत को आर्यवर्त कहा गया तब वो पूरे भारत को कहा गया या भारत के किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लैंड को आर्यवर्त कहा गया? तो अगर आप भारत का मैप देखें तो भारत में यहाँ पर एक विंध्य पर्वत है और यह है सतपुड़ा। तो ये आर्यवर्त जो भारत को कहा गया वो भारत को कहा गया हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच वाले लैंड को। वो लैंड जो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक है और हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक है, उस लैंड के हिस्से को बोला गया आर्यवर्त, यानी कि वो हिस्सा जिसके अंदर आर्य रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से बाद हम देखते हैं कि आर्यवर्त थ्योरी के बाद, वैदिक कल्चर के बाद
काफ़ी विदेशी भारत आए, और विदेशी जब भारत आए तो उन्होंने अपने भारत को अपनी भाषा में अलग अलग नाम देना शुरू किया, और उन विदेशी में सबसे इंपॉर्टेंट विदेशी थे पर्शियंस। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जैसे कि हमारा अल्फ़ाबेट्स होता है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसे हर लैंग्वेज के अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हर लैंग्वेज के अलग अलग सिलेबल्स होते हैं। पर्शियंस जब भारत आए तो उन्होंने भारत को उस नदी के आधार पर नाम दिया जिस नदी के आधार पर वो भारत को जानते थे, यानी कि सिंधु। तो उस नदी का नाम था सिंधु। ना अगर मैं आपको सिंधु रिवर के बारे में बताऊं तो सिंधु रिवर वो रिवर है जो भारत से जाकर अभी आज के पाकिस्तान में जाती है, और ये सिंधु रिवर के जो ईस्ट का इलाका है उसे वो भारत कहते थे, यानी कि अपने भाषा में हिंदू बोलते थे। अब हिंदू क्यों बोलते थे? क्योंकि उनके लैंग्वेज में, उनके अल्फ़ाबेट्स में स ह की तरह प्रोनाउंस होता था। तो जब उन्होंने भारत को नाम दिया तो नदी के आधार पे दिया, तो अगर वो स को ह प्रोनाउंस करेंगे तो वो भारत को क्या नाम देंगे? यस, वो भारत को नाम देंगे हिंदू। और हिंदू के आगे उन्होंने लगाया स्थान। नाउ पर्शियन में या अरेबिक में स्थान का मतलब होता है संस्कृत का स्थान, यानी कि जगह। वो जगह जहाँ पर हिंदू रिवर यानी कि सिंधु रिवर बहती है, उस जगह का नाम होगा हिंदुस्तान। तो इस तरीके से विद द एडवेंट ऑफ पर्शियन, इंडियाज गॉट न्यू नेम विद द नेम ऑफ हिंदुस्तान। कई पर्शियंस ने, ग्रीक ने भारत को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है मिरहास एस सिंहाज, उसने भी भारत को हिंदुस्तान कह के पुकारा है। आमिर खुसरो, उसने भी भारत को हिंद कहा है। तो भारत का एक और नाम था जिसको बोला गया हिंद। आमिर खुसरो ने भारत का नाम हिंद इसलिए बोला, और भारत में हिंद उस पर्टिकुलर पार्ट को एड्रेस किया जहां पर सल्तनत ने राज किया था, यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला के ऊपर का जो पार्ट था जहां पर गंगा और यमुना बहती थी, गंगा यमुना के बीच वाले जो पार्ट था जहां पे अक्सर सल्तनत का राज था भारत में, उस पर्टिकुलर लैंड के, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड वाज कॉल्ड सिंध या फिर हिंद। अब भारत में आए मुगल्स, और मुगलों में जो सबसे पहले जो भारत आया उसका नाम था बाबर। बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान के मौसम को, हिंदुस्तान के पूरे टोपोग्राफी को हिंदुस्तान कहा। जब बाबर ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहा तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो हिंदुस्तान जो हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल तक है। बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान को बोला वो पार्ट ऑफ लैंड जो कि हिमालय पर्वत से लेकर इंडियन ओशन तक है, वो पार्ट ऑफ लैंड जो कि अरेबियन ओशंस, इंडियन ओशंस, बे ऑफ बंगाल, हिमालय और हिंदू कुश के बीच में, उस पूरे भूभाग को बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान कहा। तो हर अलग अलग रूलर ने अपने हिसाब से हमारे भारत को नाम दिया। अब भारत का इमीडिएट पड़ोसी कौन था? यस, भारत का इमीडिएट पड़ोसी उस समय था चाइना। चाइना ने भारत को अलग नाम दिया। चाइना ने भारत को इंडस रिवर के नाम से नाम दिया और उस नाम का नाम था ज़ियांगहो। तो अब सातवां नाम भारत का पढ़ते हैं। ज़ियांगहो यानी कि इंडस रिवर वाला लैंड। तो इस तरीके से चाइनीज कल्चर में भारत को ज़ियांगहो कहा जाता था। अब भारत में मुगल्स के बाद आए ब्रिटेन्स, फ्रेंच, पोर्चुगीज। उन्होंने भी भारत को इंडस नाम की जो रिवर्स थी उन्हीं के आधार पर भारत का नाम रखा इंडिया, यानी कि लैंड ऑफ इंडस रिवर। सो भारत का फाइनल नाम पड़ा इंडिया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि भारत के अलग अलग नाम का भी इतिहास है। सबसे पहले जम्बू द्वीप, उसके बाद सप्त सिंधु, देन भारत या भारतवर्ष, उसके बाद आर्यवर्त, उसके बाद सिंधु के हिसाब से सिंधुस्तान, लेकिन उन्हें प्रोनाउंस किया हिंदुस्तान, और उसके बाद हिंद, उसके बाद भारत का नाम
चाइनीज़ कल्चर में पड़ा ज़्यांग हो, और फिर फाइनली भारत का नाम अंग्रेजों ने दिया इंडिया। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का क्या नाम है? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का नाम है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे देश के नाम की भी बहुत ही वास्ट हिस्ट्री है, और उस वास्ट हिस्ट्री के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी थे, और उस वास्ट हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंस भी है। नाउ अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए कि भारत के जो इतना सारे नाम थे, तो भारत के इन नामों के आधार पर भारत के इतिहास किस सोर्स से लिखा गया? तो भारत के इतिहास के सोर्सेस क्या थे? हमने भारत का इतिहास लिखते वक्त किन किन पॉइंट्स को रेफ़र किया, किन किताबों का रेफ़र किया, किन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का रेफ़र किया, और वो सारे सोर्सेस क्या थे जिनके आधार पे हमने भारत का इतिहास लिखा? तो लेट्स डिस्कस द सोर्सेस ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, राइट? किसी भी जगह पे जब आप जाते हो पिकनिक करने या फिर हिस्टोरिकल टूर पे, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? जाहिर सी बात है, जब हम हिस्टोरिकल टूर पे जाते हैं तो हम सबसे पहले वहाँ के आर्किटेक्चर को देखते हैं। तो भारत में जो आर्किटेक्चर थे, आर्किटेक्चरल एविडेंस आर दी मोस्ट स्प्रॉलिंग स्प्रेडिंग एविडेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और उन्हीं आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट से हम भारत के हिस्ट्री को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो क्या क्या है वो आर्किटेक्चरल वंडर्स जो भारत में है, और भारत के इतिहास को दिखाते हैं। तो अगर आप आर्किटेक्चरल वंडर्स की बात करें, आर्किटेक्चरल हेरिटेज की बात करें, तो भारत में काफ़ी सारे मॉस्क हैं, मंदिर हैं, फोर्ट हैं, पैलेसेस हैं। इसके अलावा भारत में कई पिलर्स हैं, हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शंस हैं, जिससे हम हिस्ट्री के सोर्स बनाकर उन्हें बहुत सारी हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चरल हिस्टोरिकल एविडेंस में जो सबसे ज़्यादा सटीक हमें जानकारी देता है हिस्ट्री की, वो है यहाँ के फोर्ट्स। तो भारत के ऐसे कौन से फोर्ट्स हैं जिनसे हमें भारत के हिस्ट्री के बारे में पता पड़ता है? वेल, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फोर्ट। तो भारत में कई सारे ऐसे फोर्ट्स हैं जो भारत के इतिहास को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चित्तौड़, कुंभलगढ़, रायगढ़, तोरन, और अगर हम मुस्लिम फोर्ट्स की बात करें तो आता है लाल किला, जिसे हम रेड फोर्ट भी कह सकते हैं। तो ये फोर्ट्स हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, वहाँ के रूलर्स के बारे में बताते हैं। ये फोर्ट हमें ये भी बताते हैं कि जब ये फोर्ट बनाया गया था तो बनाते वक्त उसका रूलर कौन था, ये फोर्ट के हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या थी, क्योंकि कई बार फोर्ट इसलिए बनाए जाते थे ताकि दुश्मन की सेनाओं से अपने राज्य की रक्षा की जा सके। तो हमें ये भी पता लगता है फोर्ट से कि उस समय राज्य पे किसका शासन था, और उस शासन के समय उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, इमीडिएट थ्रेट कौन था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल सोर्स होते हैं वो फोर्ट भी होते हैं। फोर्ट के अलावा हमारे पास और क्या क्या हिस्टोरिकल एविडेंस हो सकते हैं आर्किटेक्चरल? तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल सोर्सेज हमारे पास हैं टेम्पल्स। Why temple is considered to be the not religious source but architectural historical source? Well students, पहले के ज़माने में टेम्पल सिर्फ टेम्पल नहीं हुआ करते थे। पहले के ज़माने में राजा जब टेम्पल का निर्माण किया करते थे तो वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को शो करने के लिए टेम्पल्स को बनाते थे, और टेम्पल को सिर्फ रिलीजियस पर्पज से नहीं बनाया जाता था। टेम्पल के अंदर भगवान की मूर्ति के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती थी जो उस समय के रूलर की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इन सबको शो करती थी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मंदिर बहुत ही बड़े एरिया में बनाए और उस मंदिर को बहुत ही बड़े एरिया के बनाने के साथ साथ बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया हो, तो आप उस रूलर के बारे में ये कह सकते हैं कि उस रूलर का टेम्पर जो था वो बहुत साइंटिफिक था। वो रूलर के आसपास के जो राजा थे उस रूलर की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते थे, एक्नॉलेज करते थे। और इसके अलावा उस टेम्पल के अंदर ऑडिटोरियम होता था जहाँ पर रूलर अपने अपने जनता के लिए फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता था।
उस टेम्पल में बड़ी सी गौशाला होती थी, उस टेम्पल में बड़ा सा खेत होता था, एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता था, और उस टेम्पल में जितने पुरोहित रहते थे उनके लिए अलग कमरे हुआ करते थे। उस टेम्पल में जो डांसर्स हुआ करते थे उनके अलग से रूम्स होते थे। तो फाइनली टेम्पल हमारे देश में सिर्फ टेम्पल नहीं बल्कि पूरा एक इकोनॉमिक मार्केट सिस्टम हुआ करता था। और इसलिए टेम्पल्स की हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें किसी भी राज्य की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता लग सके। तो एक ऐसा कौन से टेम्पल्स हैं जो हमें भारत की एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इस टेम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावर। इसके अलावा एलोरा, एलोरा टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल, तेरा मैनी टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल, जो हमें बताते हैं कि भारत उस समय आर्किटेक्चर वंडर की पीक को छू चुका था। और आज के मॉडर्न ज़माने में जहाँ पर हमारे आर्किटेक्चर नेचुरल कैलामिटी को नहीं सह पाते, उस ज़माने से यानी कि 8th सेंचुरी के बने हुए टेम्पल्स, 9th सेंचुरी के बने हुए टेम्पल, 10th सेंचुरी के बने हुए टेम्पल्स किस तरीके से सारे नेचुरल कैलामिटीज़ को झेल कर भी आज वैसे की वैसे खड़े हैं। तो इन टेम्पल्स की हिस्ट्री से हम आज की हिस्ट्री को इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉस्क। जब भारत में मुसलमानों ने अपनी पहुंच को एक्सपांड करना स्टार्ट किया, पहुंचना स्टार्ट किया, तो उन्होंने हमारे टेम्पल्स को तोड़कर कई सारी मॉस्क बनाई, जिन्हें वो कल्चरल विक्ट्री भी कहा जाता था। तो ऐसी बहुत सारी मॉस्क है जिनको हम पढ़कर अपने उस इतिहास को पढ़ सकते हैं जो शायद कहीं खो गया है। तो उन टेम्पल्स में इंपॉर्टेंट नाम है बृहदेश्वर, एलोरा, गोल्डन पुरी टेम्पल। बट मॉस्क का अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉस्क आता है मोती मस्जिद, और जामा मस्जिद। मॉस्क के अलावा और क्या क्या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे पास। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमें उस ज़माने की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, जैसे कि उन मॉन्यूमेंट्स में नाम आता है लाइक हवा महल, चार मीनार, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, ये सारे मॉन्यूमेंट्स कई बार राजा इसलिए बनाते थे ताकि वो अपनी विक्ट्री को कमेमोरेट कर सके। कई बार राजा जब दूसरे राज्य के इंपॉर्टेंट राजा को हराता था तो उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक स्तंभ बनाता था। इसी स्तंभ में से एक नाम है विजय स्तंभ, जिसको महाराणा कुंभा ने बनाया था जब उन्होंने मालवा के खिलजी शासक और मालवा के बहुत सारे शासकों को हराया था। और उस हराने के लिए, अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक स्तंभ बनाया जिसको विजय स्तंभ बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे देश में हैं जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंसिडेंट के बारे में या पीरियड के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं हिस्ट्री के? तो नेक्स्ट सोर्स है कॉइन्स। Coins are the important historical source when it comes to economic prosperity, the mindset of the king. कई बार राजा अपने कॉइन्स को गोल्ड और सिल्वर में बनाते थे जो उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बताता है। जब वो राजा अपनी गोल्ड और सिल्वर कॉइन को बनाते थे तो उस पर अपना कई बार अपना चित्र यानी कि अपनी खुद की फ़ोटोग्राफ, अपने किसी देवी या देवता की फ़ोटोग्राफ जिसको काफ़ी मानता हो, और कई बार वो अपना टेन्योर भी छुपाते थे कि उन्होंने कब से लेकर कब तक राज किया। ये कॉइन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं ताकि हमारे, क्योंकि ये कॉइन्स हमें हिस्टोरिकल एविडेंस देते हैं कि उस पर्टिकुलर राजा ने उस पर्टिकुलर टाइम पे राज किया था। आज ऐसे कई सारे कॉइन्स हैं जो हमें उस ज़माने का इतिहास हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर सोर्सेज से भी ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अच्छे से पता है कि
किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी के सिक्कों को बंद करके पीतल और तांबे के सिक्कों को लॉन्च किया था, यानी कि भारत में पहली बार डिमोनेटाइजेशन किया था। तो हमें कॉइन्स की हिस्ट्री से उस ज़माने की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, सोशल हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता लग सकता है। इसके अलावा और क्या क्या हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं हमारे पास। तो अब आते हैं हम ऐसे हिस्टोरिकल सोर्स की तरफ जो कि लिटरेरी होता है, यानी कि लिखा जाता है। तो उस लिखे जाने वाले हिस्टोरिकल सोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स होते हैं वो होते हैं किसी भी शासक की बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफीज। तो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज और द कंटेम्पररी रूलर्स, राइट। तो अगर हम बायोग्राफी की बात करते हैं तो बायोग्राफी तभी लिखी जाएगी जब प्रिंट कल्चर आएगा, राइट। और इंडिया में तो प्रिंट कल्चर था नहीं, तो फिर हमने बायोग्राफी कैसे लिखी। तो पुराने ज़माने में पेड़ों की छाल को सुखाकर और फूलों की नेचुरल फ्रेगनेंस को यूज़ करके, फूलों के नेचुरल कलर को यूज़ करके उसमें लकड़ी की कलमों को डुबो कर पेड़ों की छाल पर बायोग्राफीज लिखी जाती थी। इंडिया में प्रिंट कल्चर आया था काफ़ी लेट, यानी कि 14th और 15th सेंचुरी में। उससे पहले जो भी हमारे देश में लिटरेरी सोर्स होते थे वो लगभग इसी तरीके से होते थे। तो लेट्स डिस्कस कि कौन कौन सी बायोग्राफीज हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है। तो जो ऑटोबायोग्राफीज थी या बायोग्राफीज थी वो कई बार आपके रूलर के दरबारी लिखा करते थे। और जाहिर सी बात है कि अगर दरबारी एक रूलर के बायोग्राफीज लिख रहा है तो उसके अंदर वो रूलर की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में, सोशल कंडीशंस के बारे में, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में, उन्होंने कितने युद्ध लड़े, कितने जीते और उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ थी, उनके अंदर क्या क्या आर्ट थी, वो किस किस आर्टिस्ट को अपने कोर्ट में रखा करते थे, पैट्रोनेज दिया करते थे, उन सब के बारे में डिटेल हमें पढ़ने को मिल सकता है। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बायोग्राफीज हैं वो है तुजुक-ए-बाबरी, तुजुक-ए-बाबरी लिखी थी खुद बाबर ने, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। इस बाबरनामा में बाबर ने इंडिया के मौसम के बारे में लिखा है, इंडिया के खान पान के बारे में लिखा है और इंडिया के सभी रूलर्स के बारे में भी लिखा है। और उन रूलर से बाबर ने किस तरीके से हार या जीत दर्ज की वो डिटेल डिस्क्रिप्शन इस तुजुक-ए-बाबरी नाम की किताब में लिखा हुआ है। तो इसका राइटर था बाबर। एक और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो तुजुक-ए-बाबरी से भी पुराना है और उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। और इसको लिखा था अल-बरूनी ने। उसके बाद हम बात करते हैं जहांगीरनामा। उससे भी पहले हम बात करते हैं बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिसके अंदर तहकीक-ए-हिंद आता है। और तहकीक-ए-हिंद अल-बरूनी ने लिखी थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। इसके अब हम बात करते हैं। इसके बाद आते हैं जहांगीरनामा। जहांगीरनामा जहांगीर ने नहीं बल्कि उसकी बेगम ने लिखी थी, जिसका नाम था बेगम गुलबदन। ऑलराइट, जहांगीरनामा के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आईने अकबरी, जो कि अकबर के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस को बताती है और इसको लिखा था अबुल फजल ने। इसके बाद आता है अकबरनामा, जो कि फिर से लिखी थी अबुल फजल ने। उसके बाद आता है शाहनामा, जो कि उस जमाने के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन फिरदौसी ने लिखी थी। नाउ अब आते हैं हम कुछ और पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ जो कि राजपूतों के ज़माने में लिखी गई थी। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर हमारे देश के कश्मीर का पूरा इतिहास है और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है राजतरंगिनी।
और इसको लिखा था कल्हण ने। उसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में, या एक ऐसी बायोग्राफी के बारे में, जो बायोग्राफी हमें राजस्थान के चौहान वंश के बारे में बताती है, और इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो हमें पृथ्वीराज चौहान के पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी वॉर्स के बारे में, उनकी जीत के बारे में, और फाइनली वो किस तरीके से शहीद हुए उसके बारे में बताती है। और इसको लिखा था चंद्र बरदाई ने। और कई ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंट भी है जो पूरी तरीके से सच तो नहीं है, बट फिर भी वो उस जमाने की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में काफी कुछ बताते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पद्मावत। जो कि लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफीज हैं। इनमें से जो पद्मावत है ये एक फिक्शनल बायोग्राफीज है, जिसे पूरी तरीके से सच नहीं माना जाता, बट इसको फिर भी पढ़ा जाता है ताकि उस ज़माने के रूलर्स के पर्सनालिटी के बारे में, उस ज़माने की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में जाना जा सके, ज्योग्राफी के बारे में जाना जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज़ हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। और आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एनटीएससी, उनमें इन बायोग्राफीज़ के राइटर्स के बारे में और ये बायोग्राफीज़ किसने लिखी थी और किस काल में लिखी थी, ये सब पूछा जा सकता है। तो ये है बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़ जो हमें उस ज़माने की हिस्ट्री के बारे में, उस ज़माने की पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताती है। और क्या चीज़ हो सकती है हिस्टोरिकल एविडेंस? वेल स्टूडेंट्स, और हिस्टोरिकल एविडेंस होते हैं ट्रैवलॉग। नाउ व्हाट आर द ट्रैवलॉग? Well, travelogue are the historical accounts written by different travelers during different tenures and different reign. Well, there were many travelers who visited India during different tenures of different reigns and different rulers, and they written a lot about the particular empire, particular emperor, and this historical account are 100% true, and this historical account are the main source of history through which we can written down a lot about Indian history. So this historical account and this travelogues are the most precious historical source we can have. So let's discuss about this travelogues. So when we talk about travelogues, all right, so when we talk about travelogues, so there were many travelogues during ancient time, even when we did not have any print culture. So the most important travelogue about India is Indica. Right. So this Indica was written by Megasthenes, and this Indica was written by barely 300 years ago before Christ. Can you believe it? So this Indica was written by Megasthenes, who was the court writer of Seleucus. Seleucus was army in chief of Alexander, who attacked India during the time of Chandragupta Maurya, who defeated from Chandragupta Maurya, and after defeating him went back, but he left one historian with the name of Megasthenes in the court of Chandragupta Maurya, who in turn traveled all across India, and he written down a very beautiful and the detailed historical account of almost all important Mahajanpadas of India. And this Indica throws a light on the India's vast, glorious history during the Magad Empire. So this Indica was written by Megasthenes. बट स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंडिका पढ़ने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप पढ़ नहीं सकते इसको, क्योंकि इंडिका का जो मेन सोर्स था, इंडिका की जो मेन कॉपी थी वो अब जल चुकी है। इंडिका के बहुत ही कम सोर्स, बहुत ही कम पेज हिस्ट्री में और हमारे आर्काइव में अवेलेबल है।
इंडिका के अलावा और भी बहुत सारे ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए थे, और इंडिया आने के बाद उन्होंने बहुत डिटेल में इंडिया के बारे में लिखा था। उनमें से एक ट्रैवलर को तो आप जानते होंगे, ये वही ट्रैवलर है जो चाइना से इटली गए थे और चाइना से प्रिंट कल्चर इटली लेके गए थे, और इन ट्रैवलर का नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो, इसके बाद आए निकोलो कॉन्टी, और निकोलो कॉन्टी के बाद आए अब्दुल रज्जाक। ये तीनों ट्रैवलर ने एक ही एम्पायर के बारे में लिखा है, जो एम्पायर दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल और प्रॉस्परस एम्पायर एक ज़माने में हुआ करता था, जैसे कि आज यूएस और रशिया है, और उस एम्पायर का नाम था विजयनगर। और उस ज़माने में विजयनगर के जो रूलर थे उनका नाम था कृष्णदेव राय। मेगास्थनीज बताती है हमें मगध एम्पायर के बारे में। और उस एम्पायर के राजा थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य। जिन्हें ग्रीक लैंग्वेज में सेंड्रकोटोस भी कहा जाता है। उसके बाद कई सारे हिस्टोरिकल अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल इब्न बतूता, I'm sorry, इब्न बतूता जो इंडिया आए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में आए थे। और आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ, इब्न बतूता को भारत में दिल्ली का पहला काजी भी बनाया गया था 1 साल के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है। तो ये हैं हिस्ट्री के डिटेल ट्रैवलॉग्स और डिटेल ट्रैवलर्स के अकाउंट्स, जो हमें हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बताते हैं। एंड इट टेल्स अ लॉट अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, सोशल कंडीशंस, वॉर्स, डिफीट ऑफ द पर्टिकुलर एम्पायर्स। तो ये थे हमारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सोर्स। तो जब हमने हिस्ट्री के सोर्स लिखे और जब हमने हिस्ट्री के सोर्स पढ़े, तो क्या वो वैसे ही पढ़े जैसे कि आज हम पढ़ते हैं? वेल, आज के ज़माने की जो बुक्स होती हैं, कॉपीज़ होती हैं, वो वेल प्रिजर्व्ड होती हैं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम historian tried to explore the historical sources, they encountered many serious problems. So what were these problems? Well, when they tried to explore a lot of historical accounts, the problem primarily they faced was, number one, at that time when the historical accounts were written down, they were written down for the immediate purpose. They were not written down for the long term. So when we tried to explore the historical accounts, they were almost in a ruined conditions. So we try to explore the history bits by bit, and when we try to connect those dots, we came to know about the history which was halfly true and partially false. Well, आप सब लोग अपने फ्रेंड्स की हैंडराइटिंग पढ़ते वक्त कितना कंफ्यूज हो जाते हो? नाउ think of a historians would try to decipher the handwriting of the many ancient travelers and ancient rulers, because at that time no particular language, no particular alphabets was clear or fixed. So they written down a lot of alphabets which was completely not in use in modern time. So they encounter many serious problems while written down the history. Well, after writing down the history, we came to know about certain changes during the ancient, medieval or modern time period. What were these changes? So students, as I told you, after medieval period there was a continuous attack of a foreign country into India, and this continuous attack led to many kingdom to be collapsed and many kingdom to be regenerate, or you can say rise themselves to the power of monarchy. So this kingdom was Sultanate kingdom, and then came Mughal kingdom, and then came Britishers. So when they continuously attack India, they tried to alter the culture of India, they tried to alter the society of India, they tried to alter the religion of India, and they also tried to alter the caste system of India. इस पीरियड में हम देखते हैं, यानी कि 7th सेंचुरी के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद बहुत सारे राजपूत किंगडम राइज हुए थे। उन राजपूत किंगडम में इंपॉर्टेंट किंगडम थे राष्ट्रकूटास,
पालास, प्रतिहारास, राइट। इसके अलावा कन्नौज का किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट था। इन किंगडम का जब खात्मा हुआ तो कोई राजपूत किंगडम और खड़े हुए, जिनके अंदर इंपॉर्टेंट किंगडम थे चौहान, परमार्स, राइट। इसके अलावा चंदेलास, ये इंपॉर्टेंट किंगडम थे। जब इन किंगडम खत्म हुए तो इन किंगडम के बाद दिल्ली की सल्तनत स्टार्ट हुई। दिल्ली की सल्तनत स्टार्ट हुई तो कई सारे सल्तनत के लोग दिल्ली में आए और गए। इनमें टर्किश थे, अफगानीस थे, और इनमें से इंपॉर्टेंट थे स्लेव किंगडम, खिलजी किंगडम, तुगलक किंगडम, सैयद किंगडम, लोधी किंगडम, राइट। इन किंगडम के जाने के बाद फाइनली मंगोल किंगडम का अटैक हुआ। इन मंगोल्स को बाद में बोला गया मुगल्स, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मुगल्स थे वो थे बाबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद बाबर के बाद बाबर के बाद जो इंपॉर्टेंट किंगडम था वो था अकबर का, इसके बाद औरंगज़ेब। इनके बीच में भी कई सारे मुगल्स आए, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे। इन मुगल्स में जब वो पावरफुल नहीं थे तब इंडिया में कई किंगडम राइज किए। उनमें थे इंपॉर्टेंट किंगडम सिख और मराठास, और शायद साउथ इंडिया के बहुत सारे किंगडम। तो इन दौरान हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, जिन चीज़ों ने हमारे हिस्ट्री को, हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, हमारे कास्ट को ऑल्टर किया। तो ये हमारा चैप्टर था इंडिया के चेंजेस के बारे में, जो पिछले कई सालों से ट्रेस होता गया, और हम जो आज देखते हैं इंडिया को, वो वैसा नहीं था जैसा कि हिस्ट्री में बताया जाता था। तो वो सारे चेंजेस हमने पढ़े L1 में। तो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ट्रेसिंग थ्रू द 1000 years ऑफ हिस्ट्री। आई होप दैट यू लाइक्ड इट। थैंक्स अ लॉट।